हाय फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम लंदन का सीन देखते हैं। यहाँ अंडरग्राउंड बहुत खुदाई का काम चल रहा था। यहाँ पर बहुत पुरानी एंटीक चीज़ें मिल रही थी जिसके ऊपर आर्कियोलॉजिस्ट सर्च कर रहे थे। यहाँ पर एक नाइट की मम्मी मिलती है जिसके पास एक स्टोन था रेड कलर का, जिसको उसने बहुत संभाल के रखा हुआ था। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट है हेनरी, वो आता है और यहाँ पर उसको वो स्टोन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे उसको इजिप्शियन लैंग्वेज भी मिलती है लिखी हुई। वो बहुत हैरान होता है कि इजिप्शियन लैंग्वेज यहाँ पर क्या कर रही है। अब वो यहाँ का काम रुकवाता है और कहता है अब ये सब कुछ मैं खुद ही देखूंगा, और यहाँ पर कोई भी एंटर नहीं होने पाए। और वो सारा काम खुद देख लेता है क्योंकि यहाँ पर इजिप्ट की चीज़ें देखकर वो बहुत हैरान हुआ कि लंदन में इजिप्शियन चीज़ें कैसे आ सकती हैं। अब यहाँ पर सीन पुराने ज़माने में चला जाता है, एक प्रिंसेस अहमनत के ऊपर, जिसके फादर ने सारा कुछ उसको देना था, लेकिन अचानक से उसका एक बेटा आ गया, जिसके बाद जब बेटा होने के ऊपर उसने सारी प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें अपने बेटे के नाम कर देनी थी। अब आगे से हुकूमत उसके बेटे की होनी थी, लेकिन ये बात उसकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो हुकूमत करना चाहती थी। अहमनत ने वो किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। अब उसने शैतान का सहारा लिया अपने बाप को हराने के लिए और अपने बाप से बदला लेने के लिए। उसने शैतान के साथ डील कर ली कि मैं गॉड ऑफ डेथ को जगाऊंगी, लेकिन उसके बदले में मुझे हुकूमत मिलेगी। उसके लिए उसको बहुत गलत काम करना था, अपने बाप को मारना था, अपने भाई को मारना था जो कि अभी अभी पैदा हुआ था, और उसको किसी और इंसान की बलि भी देनी थी जिससे उसको शादी भी करनी थी, और उसकी बलि देकर उसका रैंक ऊपर हो सकता था। अब उसने खैर एक आदमी को चूज़ कर लिया और यहाँ पर अपने भाई को मारने का भी प्लान बना लिया क्योंकि वो नफरत में बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी थी और अब उसको बदला लेना था अपने बाप से और अपने भाई से। क्योंकि वो इजिप्ट की हुकूमत इतने आराम से हारने वाली नहीं थी, यहाँ डेविल उसके पास आ जाता है और उसकी डील कबूल कर लेता है। उसके पास वो खंजर था रेड स्टोन वाला, जिससे वो डेविल को यहाँ पर ला सकती थी और उसको हुकूमत दे सकती थी और उससे पावर भी ले सकती थी। वो इसको खंजर दे देता है कि इसके थ्रू तुम्हें उस आदमी को मारना है जिससे तुम्हारी शादी हुई, और अपने बाप को और अपने भाई को। फिर देखना तुम्हारा रैंक कितना ऊपर चला जाएगा और तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। अब वो ये सब कर रही होती है। अपने बाप और भाई को मारने के बाद वो उस आदमी को मारने लगती है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, और जैसे ही वो ये सब करने वाली होती है वहाँ बादशाह के लोग आ जाते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि ये शैतान की पूजा कर रही है और इसको मारना होगा, वरना ये इजिप्ट को बर्बाद कर देगी। और ये सब करने के लिए वो उसको पकड़ के ममीफाइड कर देते हैं और हमेशा हमेशा के लिए सुला देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ हम निक को देखते हैं और उसका दोस्त। यहाँ पर ये लोग इराक में आए होते हैं किसी टेररिस्ट अटैक से फाइट करने के लिए, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं यहाँ पे बहुत ही कत्लो गारत चल रही थी। इराक में टेररिस्ट ग्रुप के साथ इनकी लड़ाई हो रही होती है जिसकी वजह से बहुत तूफान मचा हुआ था। उनके पास जो भी बम हथियार थे वो उनके ऊपर चला रहे थे, और इसी एक बहुत बड़े बम ब्लास्ट के बाद यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुराख हो जाता है ज़मीन के अंदर, जिसको देखकर यहाँ पर लोग दंग रह गए थे। उसके अंदर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल बनी हुई नजर आती है। अभी इनको समझ आ गया था कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल साइट है, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम और यहाँ पे अमेरिकन फौजी आना शुरू हो जाते हैं कि जो भी हमें यहाँ पे रिसर्च करनी होगी। और निक से बहुत लड़ाई करते हैं कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो, तुम अपनी जान खतरे में डाल के इतनी खतरनाक जगह पर आ गए। और यहाँ जेनी भी आ जाती है जो कि निक की पुरानी सहेली भी रह चुकी थी। वो यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिस्ट थी बहुत बड़ी, और वो यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आई थी। उन्हें आइडिया हो गया था कि यहाँ पे किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान की मम्मी कैद है, तभी यहाँ पर इतनी छुपाई गई है। लेकिन यहाँ पर इजिप्ट से इतनी दूर इराक में इस मम्मी को क्यों छुपाया गया, अब इसके बारे में पता करने के लिए इनको नीचे जाना ज़रूरी था। निक, उसका दोस्त और जेनी नीचे उतरते हैं रस्सियों के जरिए, और जैसे ही वो नीचे आते हैं वो यहाँ पे हर जगह मरकरी को पड़ा हुआ देखते हैं, जिसे वहाँ पे रखा जा रहा था हर तरीके से कंट्रोल करने के लिए उस मम्मी को शायद। अब यहाँ पर इनको समझ आ गया था कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है जिसको यहाँ पर दफनाया गया था। जेनी इस बारे में काफ़ी जानती थी, लेकिन निक को उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर बहुत तरीके से उनको प्रिजर्व किया गया था ताकि इस मम्मी को कोई भी ना निकाल सके, लेकिन फिर भी वो इस गलती को कर बैठता है और निक यहाँ पे अपनी गोली चलाते हुए सारे रास्ते ओपन कर देता है जिससे वो मम्मी बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर वो मम्मी फाइट जगह से बाहर निकलती है मम्मी, जहाँ पे सारा मरकरी था, और जैसे वो मम्मी बाहर निकलती है वहाँ पर उसको विजन्स आने लगते हैं क्योंकि निक ने ही उसको उठाया था, और निक को उसके विजन्स आने लगते हैं। उसे प्रिंसेस अहमनत नजर आने लगती है। उसको समझ नहीं आता कि वो किसके ग्लिम्स देख रहा है। फिर उसको लगता है शायद वो थक गया इसलिए उसको वो नजर आ रही है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा था कि वो उसी को क्यों नजर आ रही है और किसी को भी नहीं। अब यहाँ पर वो उस मम्मी को निकालते हैं और उसको बाहर ले जाने लगते हैं। अब उनको यहाँ से निकाल के ऊपर ले जाते हैं ताकि जाके इसके ऊपर मजीद रिसर्च कर सकें। अब इस मम्मी को लंदन लेकर जाना था जहाँ पर जेनी काम करती थी, एक बहुत ही बड़े आर्कियोलॉजिस्ट उसी हेनरी के लिए।
अब यहाँ पर ये जहाज़ में उस मम्मी को लेकर लंदन जा रहे होते हैं ताकि इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की जाए और पता लगाया जा सके कि उसको इजिप्ट से इतनी दूर यहाँ पर क्यों दफनाया। यहाँ निक के दोस्त को रास्ते में कोई चीज़ काट लेती है नीचे ही और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। वो यहाँ पर आके उस मम्मी को खोलने लगता है, लेकिन बार बार निक उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं तुम इसको क्यों खो रहे हो, इसको बंद रहने दो। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनता। वहाँ पर एक ऑफिसर भी आते हैं जो कि उसको रोकना चाह रहे थे कि तुम इसको मत छेड़ो, इसको आर्कियोलॉजिस्ट ही खोलेंगे, तुम ना खोलो। लेकिन वहाँ पर वो उसको चुरी मार के मार देता है। अब यहाँ पे जेनी और निक उसको बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहा था। यहाँ पर उसको बचाने के लिए गोली चला देता है वो, और यहाँ पर गोली और पायलट को भी लग जाती है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूज उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और जहाज़ में सुराख हो जाता है, जैसे कोई तूफान आ गया हो, कोई बर्बादी मच गई हो। पूरा जहाज़ टूट रहा था और यहाँ पर निक उसको पैराशूट के जरिए जेनी को तो नीचे भेज देता है, लेकिन वो उसी प्लेन में रह जाता है। अब वो प्लेन क्रैश होता है और यहाँ पर सारी डेड बॉडीज़ मॉर्ग में लाई जाती हैं। अब सारी डेड बॉडीज़ मॉर्ग में आ गई थी, लेकिन अचानक से निक उठ के बैठ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मरने के बाद वो दोबारा कैसे उठ गया। वो उठता है, सांस लेता है और सामने हमें दोस्त की डेड बॉडी को खड़ा हुआ दिखता है। वो कहते हैं मैं सिर्फ तुम्हें नजर आऊंगा और किसको भी नहीं। हमें उसी प्रिंसेस ने बिल्कुल एक कर्ज से दिया जिसे हम दोनों उठ गए हैं। हम दोनों कभी मर नहीं सकते, हम दोनों मॉर्टल हो चुके हैं और अब हमें उसी प्रिंसेस के लिए काम करना होगा क्योंकि उसने ही हमें मॉर्टल किया है। लेकिन ये कहता है मैं किसी प्रिंसेस के लिए कोई काम नहीं करता, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। और वहाँ वो मम्मी को खाई जा रही थी और इंसानों को मम्मी बनाई जा रही थी क्योंकि अब उसे अपनी पावर रिगेन करनी थी क्योंकि वो उठ चुकी थी। अब यहाँ पे जेनी आती है और उसको जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। वो पब में जाती है, उसको सारी स्टोरी बताती है प्रिंसेस अहमनत की, क्योंकि उसने इतना बुरा काम किया था इसलिए उसको अपने मुल्क से बहुत दूर दफनाया गया। और वो स्टोन जिसको दोबारा उठा सकती थी वो लंदन में मौजूद था और अब हम उस मम्मी को लंदन में ही ले आए हैं। शायद ही उसके प्लान में शामिल होगा। अगर अब उसने अपने खंजर के ऊपर वो लाल नग लगा लिया और किसी की कुर्बानी दे दी तो वो पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएगी और गॉड ऑफ डेथ को उठा देगी। और अब उसकी कुर्बानी जिसकी उसको देनी है वो तुम हो, तुम्हें चूज़ किया गया है। अब तुम्हें हमें बचाना होगा। अगर उसने तुम्हें उस खंजर से मार दिया तो फिर वो उसी गॉड ऑफ डेथ को उठा देगी जो दोबारा पूरी दुनिया को तबाह और बर्बाद कर देगा। ये पॉप के पास था जिसको बहुत संभाल के रखा गया था, लेकिन अब वो भी निकल चुका है। अब यहाँ पर जेनी उसको बताती है कि तुम्हें मुझे मेरे साथ चलना होगा। मैं एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजी के लिए काम करती हूँ जो सारी चीज़ों के बारे में बहुत माहिर है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मम्मी जो थी प्रिंसेस अहमनत उठ चुकी थी और पूरी तरीके से तैयार थी दोबारा हुकूमत करने के लिए। यहाँ पे जेनी उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार उसका दोस्त उसको नजर आ रहा था और वो कह रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, हमें इस प्रिंसेस के पास जाना होगा, वो हमें बुला रही है। लेकिन एक नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके पूरी तरीके से पोजेशन में आ चुका था। अब यहाँ पर उसका दोस्त कहता है तुम्हें चलना होगा वरना जेनी की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी जेनी उसको अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाती है। और यहाँ पर उसका टीम का मेंबर आर्कियोलॉजिस्ट सबसे बड़ा हेनरी वो कह रहा होता है इसको लेकर आओ, उसका यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि वो उसके हाथ लग जाए हमें उसको रोकना होगा। अब ये लोग जा ही रहे होते हैं, रास्ते में इनके ऊपर वो अटैक कर देती है प्रिंसेस अहमनत, क्योंकि अब उसे इसकी कुर्बानी देनी थी और वो जानती थी कि इसकी कुर्बानी देने के बाद ही उसका रिचुअल कंप्लीट होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दोबारा से ठीक कर रही थी और जैसे ही वो उसको मारने लगती है वहाँ पर उसको आइडिया होता है कि उस खंजर के ऊपर लाल नग नहीं लगा हुआ और अगर वो रेड स्टोन वहाँ पर नहीं लगा हुआ तो वो उसको शैतान को दोबारा नहीं उठा सकती। अब जैसे ही वो ये देखती है कि रेड स्टोन इसके पास नहीं है और उसको लग जाता है कि जेनी के पास है, तो वो जेनी के पीछे भागने लगती है क्योंकि वो जानती थी उसकी स्मेल कर पा रही थी। अब यहाँ पर वो बाहर निकलती है और यहीं पर निक को भागने का टाइम मिल जाता है। वो गाड़ी निकालते हैं और दोनों भागते हैं, लेकिन वो उनके पीछे थी। वो उनको इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाली थी क्योंकि वो उठ चुकी थी। वो जानती थी कि उसको क्या करना है। अब यहाँ पर जेनी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देती है क्योंकि अब उसको सिर्फ वो रेड स्टोन चाहिए था जो कि जेनी की टीम के पास ही था। लेकिन एक उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है और यहाँ पर उसकी टीम पहुँच जाती है, यानी हेनरी की सारी टीम आ जाती है और उसको लेकर वहाँ पे चले जाते हैं उसके पास। अब वो उसको पूरी तरीके से दोबारा से कंट्रोल कर लेता है उसी मरकरी की चेन्स के साथ। और यहाँ पर वो कोई दवाई लगा रहा था और निको कह रहा था कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। उसको कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज भी उसको यहीं से कुछ मिलना था। अब यहाँ उसने उसी प्रिंसेस को बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा हुआ था मरकरी के चीज़ों के जरिए ताकि उसकी पावर कंट्रोल में रहे। लेकिन फिर भी वो अपना काम करवा रही थी। उसके पोजेशन में था निक जिसको वो कंट्रोल कर पा रही थी और इससे बात कर पा रही थी। और वहाँ पर मौजूद एक और आदमी के जरिए उसने अपनी रस्सियों को तुड़वा लिया क्योंकि वो जान गई थी कि रेड स्टोन यहाँ पर है।
लंदन में, और यहाँ पर उसकी पावर डबल हो सकती है अगर उसने इस खंजर के ऊपर लाल नग लगा लिया, लेकिन इसको ये सब रोक नहीं पाएंगे। अब यहाँ पर वो बहुत लड़ाई होती है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी वो उसको डोज लगा देता है क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। निक जानता था कि अब जो भी करना है उसको करना है। उसने इस प्रिंसेस को उठाया है और इसको दोबारा से इसी ने सुलाना है, लेकिन जो भी था अब वो अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से ताकतवर होकर बाहर आ चुकी थी। उसने अपनी रस्सियाँ खुलवा ली थी क्योंकि वो ताकतवर हो गई थी। अब यहाँ पर निक और जेनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि रेडस्टोन नीचे ही है और ये लोग नीचे टनल्स की तरफ जा रहे थे सबवे के थ्रू, लेकिन वो इनके पीछे पीछे आ रही थी। उसने वहाँ पर पूरे तरीके से एक तूफान मचा दिया था। अब यहाँ वो नीचे टनल्स में पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें इस रेड स्टोन को पकड़ना था ताकि वो दोबारा उस खंजर के साथ मिलाकर ये सब ना कर पाए। लेकिन यहाँ पर उसने अपनी सारी मम्मीज़ को जिंदा कर दिया जो उसके लिए नीचे बिछाए गए थे, छुपाए गए थे, और वो सब दोबारा उठ जाते हैं उसकी पावर्स के थ्रू और वो रेड स्टोन उसको लाकर दे देते हैं। अब वो अपने खंजर के ऊपर उस लाल नग को लगा लेती है। यहाँ जेनी और निक भाग रहे थे क्योंकि उसके पीछे उसके बंदे पड़े हुए थे जिसको मारना चाह रहे थे। अब यहाँ पर वो पानी में डूब जाते हैं क्योंकि टनल्स में बहुत पानी था। अब यहाँ वो जेनी को बहुत मुश्किल से बचाता है। वो जानता था कि जेनी की जान बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसकी जान भी जा सकती थी। और यहाँ पर वो औरत पहुँच जाती है। अब उसको मारना ही था। अगर वो निक को मारेगी तभी वो स्ट्रांग हो पाएगी। सिर्फ निक को मारना ज़रूरी था। अब वो खंजर उसके पास ही गिरा हुआ था। निक ने उस खंजर को पकड़ लिया उससे और वो उसको पूरी तरीके से पोजेस्ट कर रही थी कि ये मुझे दे दो और तुम्हें मैं बहुत ताकतवर एक गॉड की तरह बना दूंगी। तुम कभी भी नहीं मरोगे और ताकतवर हो जाओगे। लेकिन उसको ये लालच नहीं होता। वो उसी खंजर को सोचता है कि अगर ये खंजर मैं अपने आप को ही मार लूँ तो मैं ही गॉड बन जाऊँगा और मैं ताकतवर हो जाऊँगा और इसको कंट्रोल कर पाऊँगा। वैसे मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, वैसे मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो किसी खंजर से अपने आप को मार लेता है और यहाँ उस प्रिंसेस की जान निकल रही होती है क्योंकि उसे पता था कि अब ये गॉड बन जाएगा और ये मुझे मार देगा। और वो ऐसा ही करता है। वो गॉड बनने के बाद, बहुत पावरफुल होने के बाद अपने आप को कंट्रोल करता है। जेनी को देखने के बाद उसको एहसास होता है कि नहीं, वो बुरा नहीं है, उसने अच्छे काम ही करने हैं इस पावर के ज़रिए। सबसे पहले तो वो उसको मार देता है। यहाँ जेनी उठ जाती है लेकिन वो जेनी के सामने नहीं आता। उस प्रिंसेस को मारने के बाद वो यहाँ से अपने दोस्त के साथ चला जाता है। वो अपने दोस्त को दोबारा ज़िंदा कर लेता है और अब अपने नए सफ़र पर निकल चुका था क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो चुका था। अब वो अपने आप को जानना चाह रहा था कि वो क्या बन गया है और अपनी पावर्स का कैसे इस्तेमाल कर सकता है। अब अपने दोस्त के साथ यहाँ से निकल जाता है किसी नए सफ़र पर। यही मूवी एंड हो जाती है।